हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम अध्ययन करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ में अर्थमेटिक जो होगी, अर्थमेटिक पढ़ेंगे, फिर एडवांस मैथ भी पढ़ेंगे। इसमें देखिए, ये क्लासेस होंगी आपकी जीरो लेवल से लेकर के उच्च लेवल तक जो है आप पढ़ सकते हैं इसे। इसमें क्या होगी कि आपकी क्लासें यूपीपी या एसएससी या अन्य चीजों के लिए भी जो है आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, जिसको मैथ नहीं आता है बिल्कुल सुनने से पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, नंबर सिस्टम है क्या? संख्याओं की पद्धति भी कह रहा है कि संख्याओं की पद्धति मतलब संख्याओं को किस प्रकार से सेट किया गया इसके अंदर, वही तो पद्धति है। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए, संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ मूल चीजों को जानेंगे कि मूल चीजें है क्या इसमें। तो इसमें देखेंगे हम धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक क्या होता है कि सभी प्राकृत एवं हम कह सकते हैं कि प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। अब धन पूर्णांक कहलाती है तो इसमें कह सकते हैं 1, 2, 3 सो ऑन इनफिनिटी तक। तो इसे हम i प्लस से इंडिकेट करते हैं, i प्लस से, इंटीजर पॉजिटिव। उसके बाद आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक होती क्या बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि सभी ऋणोत्तर संख्याएं जो होती हैं, जितने भी हमारी ऋणोत्तर संख्याएं होती हैं या ऋण पूर्णांक होता है, उसी को हम ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं, जैसे -1, -2, -3 सो ऑन। उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होती है? तो हम कह सकते हैं कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। अब इसका मतलब जोड़ना मत समझिए, 0 प्लस मतलब 0 को सम्मिलित करके 0 और प्राकृतिक संख्याओं, यहां पे लिखता हूं मैं 0 और प्राकृतिक संख्याओं का सम्मिलित रूप। सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। और यह संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है, इनफिनिटी तक। इसको कहते हैं हम पूर्ण संख्या। तो आपने देखा धनात्मक, इसको हम कहते हैं आई नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, और ये पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जो होती है उसको मैंने बता दिया कि क्या होती है, पूर्णांक। अब देखिए, आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है बच्चों? तो हम कह सकते हैं ऋण पूर्णांक प्लस 0 प्लस धन पूर्णांक। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक, 0 और धन पूर्णांक के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। तो आपने देखा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्या और पूर्णांक देख लिए कि पूर्णांक होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर। इवन नंबर उसको कहते हैं बच्चों कि जो संख्या 2 से क्या होती है? भाज्य हो जाए। जो संख्या 2 से भाज्य है
तो जो संख्या 2 से भाज्य है उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आती है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होती है कि जो संख्या 2 से भाज्य नहीं है, 2 से भाज्य नहीं, जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। सम संख्या में ले सकते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें लिख सकते हैं 3, 6, 7, 5, 9 आदि। अब आती है तो सम संख्या है, विषम संख्या है, देख लिए। उसके बाद हम देखते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, कोफैक्टर। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, सह अभाज्य ऐसी संख्या होती है जो दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनके बीच का गुणनखंड जो होता है, मसा जो होता है, एक होता है। ऐसी संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्या युग्म जिनके बीच का मौशा एक हो। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं उस संख्या क्या हो सकती है? दोनों अभाज्य भी हो सकती है, या दो एक सम एक विषम हो सकती है, या एक विषम एक सम हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकती है, लेकिन उनके बीच का जो फैक्टर होना चाहिए, जो एचसीएफ होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और 7 कह सकते हैं, 25 और 13 कह सकते हैं। देखिए इनके बीच का जो गुणनखंड हम निकालेंगे, तो जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इनके बीच जो मसा आएगा वह क्या होगी? मैक्सिमम 1 होगी। इसी को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपने देखा कि सह अभाज्य संख्याएं जो होती है क्या होती हैं? अब देखते हैं, आते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं, देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 के अलावा, जो संख्या 1 व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित होती है। जो संख्याएं 1 व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के बाद 6 हो गया, सॉरी 6 आ गया, 6 क्या होगी कि 1 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से कटेगी। 4 ले लेते हैं, 4 है, 6 है, 9 है आपका, फिर 12 कह सकते हैं आदि। उसके बाद अभाज्य संख्या है, जो संख्या स्वयं एवं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। हमने क्या देखा बच्चों कि जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होगी उसी को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? इसमें 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 29 है, 80। ये संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती, इसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद आती है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या वे संख्या है जिनको हम अंश और हर के रूप में, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में, या पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो हर होना चाहिए और डिनोमिनेटर होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/13 हो गया, 11/10 हो गया, 9/8 हो गया, ये सारी संख्याएं जो होंगी क्या होंगी? परिमेय संख्या होती है। दूसरी बात, अब आता है अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे परिमेय संख्याएं होती हैं
अपरिमेय संख्या क्या है? जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सके, उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्याएं जो होती है, जैसे करणी, देखिए पहले तो हम समझेंगे कि संकेत वाले वर्ण या सभी संकेत अपरिमेय होते हैं। सभी संकेत जो होते हैं अपरिमेय होते हैं, चाहे वो अंडर रूट हो जाए, चाहे पाई हो जाए, सिग्मा हो जाए, गामा हो जाए, मतलब जो भी एप्सिलॉन 0 हो जाए, जो भी उसका मान रहेगा वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। दूसरी बात, करणी के अंतर्गत करणी में अभाज्य संख्या, करणी में अभाज्य संख्या जो होगी वह भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो अपरिमेय देख लिए, परिमेय देख लिए, अब आते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती है। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है? तो परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब जो हम परिमेय और अपरिमेय के दोनों संख्याओं को ही सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक रियल नंबर कहते हैं। तो परिमेय देख लिया, आपने सभी प्रकार की संख्याओं को देख लिया। अब आते हैं हम क्रमागत संख्याएं। वह संख्या जो क्रम से आती है, क्रम से आती है। अब क्रम से आने का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 18 19 20, मतलब देखिए क्रमागत हमेशा ये क्रम से आ रही है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? क्रमागत संख्या, जो एक के बाद एक आती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनके बीच का अंतर जो होता है, क्रमागत संख्या के बीच का अंतर, वह बीच का अंतर जो होता है कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद आती है क्रमागत सम संख्या। देखिए क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके बीच, है ना, जिनके बीच क्या होती है? 2 का अंतर होता है। क्रमागत सम संख्याएं वैसी संख्याएं जिनके बीच जो होती है, या क्रम से आने वाली ऐसी संख्याएं, ठीक ना, जिसको क्रमागत क्रम से आने वाली सम संख्या। अब देखिए 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, तो क्रम से आने वाली सम संख्या 18 20 22 24, ये क्या है? हमारी सम संख्या है। दूसरी आती है क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? तो क्रम से आने वाली विषम संख्या, क्रम से आने वाली विषम संख्या को हम क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। अब क्रमागत में देख लेते हैं, जैसे 9 हो गया, तो 9 के बाद 11 आएगा, 13 आएगा। देखिए अब यहां पे एक हम पॉइंट देखेंगे कि सम एवं विषम क्रमागत में सदैव 2 का अंतर होता है, सदैव 2 का अंतर होता है। अब यदि इसको हमें मानना होगा कि तो कैसे मानते हैं? देखिए इसको मानने के तरीके क्या होते हैं? यदि हम मान दिए कि x, पहली संख्या x, तो x प्लस 2 x प्लस 4 होगा, मतलब हमेशा क्या होगी? 2 2 का अंतर। देखिए यदि हम यहाँ पे 2 मानते हैं तो ये क्या होगा? 4। यदि यहाँ पर 1 मानते हैं तो कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। तो हमेशा कितने का अंतर होगा? 2 का। तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 कर सकते हैं, या इसी कर सकते हैं x प्लस 2 तो x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 x प्लस 8। ये क्या होगी? हमारे मानने के तरीके होते हैं कि 4 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या है, तो इस प्रकार से हम मान करके सवालों को लगाते हैं। तो ये थी हमारी क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्याएं।
इसमें हम टॉपिक पहला पढ़ेंगे बाबू कि प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब क्या होगा कि प्राकृतिक संख्याएं हम जानते हैं कि कहेंगे आप तो ये तो बहुत इजी है। तो इजी कैसे है? हम मान लीजिए यदि हमें बिरले बैठे हुए दे दी जाए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और कहा देखिए इस प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तो आप यहां से काउंटिंग कर सकते हैं 5 4 9 3 12 2 14 1 15, ये हो गया 15 हो गया, आपने तो जुड़ के बता दिया। लेकिन यदि संख्या जो है हमें 1 से लेकर के 40 तक दे दी जाए, 50 तक दे दी जाए, तब तो गिनना हमें मुश्किल हो जाएगा। तो इन संख्याओं को हमें योग ज्ञात करने के लिए कैसे फाइंड करते हैं? देखिए इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है तो आपको एक, आप पढ़े होंगे समांतर श्रेणी, 10वीं में भी था समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पढ़े थे। तो समांतर श्रेणी में जो उसमें पदों की संख्या निकालनी होती थी और योगफल निकालना होता था, तो योग बराबर होता था n/2 और a + l, जब अंतिम पद और प्रारंभिक पद क्या दिया गया। तो यहां से हम निकालेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर कैसे निकालेंगे बच्चों? तो योग बराबर होगा प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2 और इंटू n। n क्या है? तो टोटल उस क्रम में आई हुई संख्या होती है। जैसे मैं कह दूं कि 1 से लेकर 5 तक की संख्या बताइए, तो पहला क्या है? प्रारंभिक संख्या क्या हो गई? 1 हो गई। अंतिम संख्या क्या हो गई? 5 हो गई, बटे में 2। कुल हमारे पास संख्या कितनी है? तो 5 है। तो देखिए 5 और 1 कितना होता है? 6। 6 बटा में 2 × 5 तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। मतलब उन 5 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 15 होगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपको यही दे दिया जाए कि 1 + 2 + 3 100 आन करके या दे दीजिए 20 तक और कहा देखिए संख्या बताइए कि इसका योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 20 बटा में 2 और कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। तो 21 और 2 से कटा देंगे, 2 × 5 = 10, 21 × 5 कितना होगा? 105। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 20 तक की संख्या का योगफल कितना होगा? 105 होगा। लेकिन क्या यह संख्या हमेशा ऐसे ही आती रहेगी? कभी कभी क्या करेगा? बीच से दे देगा। देखिए तो बीच से निकालने की संख्या का फार्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें n फाइंड करना होगा कि इसमें पदों की संख्या है कितनी। तो पदों की संख्या निकालने के लिए n निकालने के लिए क्या करेंगे? अंतिम संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटा में सार्वंतर और +1। जैसे आप यहां पढ़ते थे फार्मूला एक समांतर श्रेणी में बच्चों, देखिए समांतर श्रेणी में एक फार्मूला आपको पढ़ाया जाता था कि a + n-1 * d पढ़ते थे। तो इसी बेस पर ये जो है दिया गया है। चलिए तो हम किसी संख्या से यदि मान लेते हैं कि दे दिया जाए 36 37 38 100 50 तक और कह दिया जाए कि इसका योग क्या होगा, योग कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? ये प्रश्न दे दिया जाए तो सबसे पहले हम तो देखें कि यदि हमें 1 से लेकर के प्रारंभ से लेकर के अंत तक दिया जाता था तो हमें पहली संख्या और अंतिम संख्या प्राप्त हो जाती थी। लेकिन यहां पर तो पहली और अंत दिया नहीं है। तो इस संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हम n निकालेंगे, तो कि इनके बीच 36 से लेकर 50 के बीच कुल कितनी संख्या होगी। तो अंतिम संख्या क्या है? 50 - 36 बटा में इनके बीच का अंतर कितना है? तो 36 37 एक एक का है, तो 1 और गुणे +1 तो घटा देंगे तो 36 4 40 10 50 14 + 1 कुल संख्या कितनी होगी? 15 होगी।
मतलब हमारा n जो निकल करके आ रहा है वह कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। अब योग निकालते हैं, तो योग के लिए फार्मूला हमने क्या देखा, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम, मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू n। तो फर्स्ट कितना है, पहला हमारा था 36, लास्ट है 50/2 और n के जगह पर कितना है 15, तो जोड़ देंगे 50 30 80 और 6 86, तो 86/2 और गुणे 15, तो कितना हो जाएगा, 86 का करेंगे तो 43 होता है, 43 गुणे 15, 15 तिया 45 और 15 चौका 60, 64। मतलब यदि हम 36 से लेकर के और 50 तक के संख्याओं का योग करेंगे तो वह कुल संख्या जो होगी वह कितनी होगी, 645 होगी बच्चों। तो ये आप समझ सकते हैं कि हम प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कैसे निकालेंगे। यदि हमें क्रम से दे दिया, 1 से लेकर अंत तक दे दिया है, तब तो फार्मूला हम डायरेक्ट ये वाला लगा देंगे और n जहां पे खत्म होगा वही n होती है। लेकिन यदि हमें बीच से कहीं से उठा करके दे दिया तो अंतिम संख्या में से प्रारंभिक संख्या बटा में सार्वंतर निकालेंगे और प्लस 1 कर देते हैं, वहां से हम n निकालेंगे और n निकालने के बाद वही फार्मूला लगा देंगे पहले वाला, प्रारंभिक संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में, ठीक ना, 2 इंटू क्या होगा n होगा, और वहां से हम आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आशा करते हो कि यह समझ बिल्कुल आ गया होगा आपको।